हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम सेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आप पहले भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पढ़ चुके हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ सर्टेन फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, ये सबसे कॉमन उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये अकेली प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है लेकिन बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो आप उसको सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वायरस के बारे में पढ़ा है, वायरस आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इनसाइड लिविंग सेल। जब वो अपनी होस्ट लिविंग सेल के अंदर पहुंचते हैं तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मींस अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने नए पार्टिकल्स बनाते हैं। लेकिन सिर्फ इस एक कैरेक्टर के बेस पर दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सेंसिटिविटी, इस तरह की कोई और दूसरी लिविंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लेकिन ये इकलौती या ओनली प्रॉपर्टी नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करती है या उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है। तो पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो, अगर आप उसको डिफाइन करें, गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, नए जीवधारियों को उत्पन्न करना। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करता है, अपने नए इंडिविजुअल या अपनी नई जनरेशन फॉर्म करता है, तो वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसमें दे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म और दे गिव राइज टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो और रिप्रोडक्शन ज़रूरी बहुत ज़्यादा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों ज़रूरी है? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो जितने दिन सरवाइव करता है वो उसका अपना लाइफ स्पैन होता है। इसके बारे में भी आपके इस चैप्टर में बात की गई है। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको ये जीवन काल, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है, एक जीवन काल होता है, और वो कंप्लीट करने के बाद उसकी डेथ होती है। तो डेथ होने पर उसको कंपनसेट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नेचर ने प्रोवाइड की है। जितने ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी उनमें से काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के थ्रू नए इंडिविजुअल बनाकर कंपनसेट किया जा सकता है। यहाँ पर एक और बात समझने की है, अगर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी किसी स्पीशीज़ में ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली एक के बाद एक जब उस स्पीशीज़ के इंडिविजुअल की डेथ होने लगेगी तो अल्टीमेटली वो स्पीशीज़ जो है, चूँकि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, कंपनसेट नहीं कर पाएगी अपने डेड ऑर्गेनिज्म को, तो अल्टीमेटली वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए और उसके डेड इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करके उनको कंपनसेट करने के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन का होना नेसेसरी है। तो रिप्रोडक्शन एंश्योर
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उससे किसी भी स्पीशीज के कंटिन्यूअसली या किसी स्पीशीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने में हेल्प मिलती है, और इस बात का एक इंश्योरिटी हो जाती है कि ये स्पीशीज सरवाइव करेगी, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी, और इसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो इसके मेंबर्स हैं स्पीशीज के, वो कंटिन्यूअसली सरवाइव करते रहेंगे until and unless they are capable of reproduction। तो रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा कि विच एक्टिविटी मार्क द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या विच एक्टिविटी एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को एंश्योर करता है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद एक बात ये कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी तरह से हो सकता है। 2 पॉसिबल मेथड है रिप्रोडक्शन के। एक मेथड ऑलरेडी आपको पता है, एसेक्सुअल मेथड है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और दूसरा जो मेथड है वो सेक्सुअल मेथड है। जैसा आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा है कि ये चैप्टर जो है हम 2 पार्ट में डील करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और सेकंड वीडियो में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। फिलहाल रिप्रोडक्शन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 जो मेथड है रिप्रोडक्शन के, उनमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ज़्यादा सिंपल मेथड है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में ये ज़्यादा कॉमन मेथड है। प्रोटोजोअन्स में, निडेरियंस में, एनिलिड्स में, या और इस तरह के जो दूसरे सिंपल प्लांट्स हैं उनके अंदर, यीस्ट जैसे फंजाई हैं, इनके अंदर ये कॉमन मेथड है। कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे इट इज़ अ यूनिपेरेंटल मेथड। यूनिपेरेंटल मेथड का मतलब क्या होता है? यूनि मीन्स 1, यूनिपेरेंटल विच इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट। अगर किसी रिप्रोडक्शन मेथड में केवल एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसी पेरेंट की हेल्प से नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, तो ये डेफिनेटली एक यूनिपेरेंटल मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है और उनके थ्रू जो गैमीट फॉर्म होते हैं उनके फ्यूजन से अगला इंडिविजुअल तैयार होता है। तो एसेक्सुअल मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एसेक्सुअल मेथड इज यूनिपेरेंटल मेथड, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन। ना तो गैमीट बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ना गैमीट्स का फ्यूजन होता है, मींस फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो ये दोनों स्टेप जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक मेथड्स स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर डेफिनेटली एब्सेंट हैं कि ना तो गैमीट फॉर्मेशन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो फिर ये कैसे होगा? डेफिनेटली कुछ वेजिटेटिव सेल्स या बॉडी सेल्स होती हैं, बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं, वो सेल्स, उनको सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, तो वो सेल्स अपने आप को डिवाइड करती हैं या वो ख़ास तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जो आगे चलकर जर्मिनेट होकर नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन तो नहीं होता है, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं या सोमैटिक सेल्स हैं या वेजिटेटिव सेल्स हैं, उनकी हेल्प से ये रिप्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होंगे, उन्हीं मेथड्स को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो एसेक्सुअल मेथड के लिए जो मेन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन मेथड्स हैं, उनमें अगर आप उनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो सबसे कॉमन मेथड्स जो हैं उसमें बाइनरी फिशन, आप इसको खाली फिशन भी कह सकते हैं, मल्टीपल फिशन,
बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये मेथड्स मोस्टली एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ अप टू एकाइनोडर्मेटा फाइलम, उनके अंदर ये एसेक्सुअल मेथड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स भी हैं, उनमें कुछ नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं, वो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। तो ये जो सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, उनमें बाइनरी फिशन, जैसा आपको नाम से लग रहा है, बाइनरी, बाई मीन्स टू, तो किसी भी पेरेंट सेल जो है उसका डिवीजन हो जाता है अगर इनटू टू डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स में अगर कोई पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है तो डेफिनेटली ये एक बाइनरी फिशन मेथड कहलाएगा। ये एक बाइनरी फिशन है और ऐसा फिशन जो है वो काफ़ी तरह का हो सकता है। सिंपली अगर आप उसको कैटेगराइज करें तो बाइनरी फिशन मेथड जो है वो सिंपल फिशन, ट्रांसवर्स फिशन, लॉन्गिट्यूडनल फिशन, इस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। सिंपल फिशन का जो मेथड है ये आपको मोस्टली अमीबा में देखने को मिलेगा। अमीबा में चूंकि इर्रेगुलर शेप की बॉडी होती है तो उसमें प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो तय नहीं होता है, उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड में जो सिंपली बॉडी है अमीबा की, जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है और एक थोड़ा सा अमाउंट साइटोप्लाज्म का है, ये तो अपने आप को साइटोप्लाज्म जो है थोड़ा सा एनलार्ज करता है और सबसे पहले जो उसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, जिसको आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जब यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, तो फिर साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होगा। अगर आप में से किसी को याद है ये तो बहुत अच्छी बात है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो फिर ये जो साइटोप्लाज्म है वो दो डॉटर सेल्स में इस तरह से बदल जाएगा और ये एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गई। और यही बाइनरी फिशन मेथड सिंपली होता है। अब चूंकि इसमें डिवीजन का प्लेन जो है किस दिशा से या किस सतह से डिवीजन हुआ है वो तय नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शेप है अमीबा सेल का वो इर्रेगुलर है, तो इसलिए इसको सिंपल फिशन कहते हैं और अमीबा इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो एक दूसरा मेथड पॉसिबल है वो ट्रांसवर्स फिशन है और ये आपको पैरामीशियम, ये भी एक प्रोटोजोअन है जस्ट लाइक अमीबा, इसमें आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने पैरामीशियम का पहले कभी डायग्राम बनाया है या देखा है उनको याद होगा, पैरामीशियम में इस तरह से दो न्यूक्लियाई होते हैं, बाई न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं पैरामीशियम की, और ओरल ग्रूव इस साइड में होता है। और ये एक सीलिएटेड प्रोटोजोअन है, इसकी सरफेस पर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम सबसे कॉमन स्पीशीज़ है जिसको हम स्टडी करते हैं। इस प्रोटोजोअन में जो फिशन मेथड है वो ट्रांसवर्स मेथड के थ्रू होता है। जो पैरामीशियम की बॉडी है वो अपने आप को थोड़ा सा इलोंगेट करती है, उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और दो ओरल ग्रूव बनने लगते हैं। जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होने के बाद और ओरल ग्रूव कंप्लीटली फॉर्म होने के बाद ये
साइटोप्लाज्म जो है वो मिडिल से, सेंटर से इस तरह से डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर ये दो डॉटर सेल्स जो हैं या दो डॉटर इंडिविजुअल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ये दो डॉटर सेल्स बन गई। तो ये चूंकि ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से पैरामीशियम के अंदर ये दो डॉटर सेल्स बनी हैं, तो इसको ट्रांसवर्स फिशन मेथड कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मेथड आपको यूग्लिना में देखने को मिलेगा। यूग्लिना एक और प्रोटोजोन है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है और आपको अगर उसका स्ट्रक्चर याद है तो जो यूग्लिना का स्ट्रक्चर है उसमें जो सिंगल सेल है यूग्लिना की, यहाँ ऊपर की तरफ एंटीरियर एंड पर एक रिजर्वॉयर होता है, एक लंबा फ्लैजिला और एक शॉर्ट फ्लैजिला, एक लॉन्गर फ्लैजिला और एक शॉर्ट फ्लैजिला। यहाँ टुवर्ड्स बेस एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, बाकी उसकी बॉडी में जो है वो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये इकलौता ऐसा एनिमल होता है जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट इन इट्स साइटोप्लाज्म। और जब इसका डिवीजन शुरू होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, तो ये अपने अपर पार्ट की तरफ जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं पहले उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ या डुअल कॉपीज़ तैयार करता है और फिर इसके अपर पार्ट से पीछे की तरफ टुवर्ड्स द बेस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से होता है। ये दो रिजर्वॉयर बन गए और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस का डिवीजन भी शुरू हो जाता है और जैसे जैसे इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ऊपर से ये जो पार्टीशन हो रहा है ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली आपको दो इस तरह से यूग्लिना जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर फॉर्म होते दिखेंगे। एक ये यूग्लिना तैयार हो रहा है और एक दूसरा यूग्लिना जो है वो इस साइड से फॉर्म होना शुरू हो गया है। तो अल्टीमेटली जब ये डिवीजन जो है साइटोप्लाज्म का जो पार्टीशन है वो बेस तक पहुंच जाएगा तो ये दो यूग्लिना जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये लॉन्गिट्यूडनल फिशन कहलाएगा। तो फिशन मेथड जो है वो ट्रांसवर्स हो सकता है, सिंपल हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। जो कुछ भी आपको यहाँ बताया जा रहा है ये सारा कुछ आपको नोट्स जो हैं इसके वो एक पीडीएफ फाइल की फॉर्म में इस वीडियो के साथ अटैच मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको एक पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके नोट्स आपको इस वीडियो के साथ मिलेंगे। अगला जो वीडियो होगा जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के नोट्स जो हैं पीडीएफ फाइल की फॉर्म में मिलेंगे। जो स्टूडेंट क्लास 12th में है इस साल और नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी वो बहुत काम के हैं नोट्स, और साथ ही साथ जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत काम का टॉपिक है, क्योंकि ये जो आपसे एग्जाम्पल्स यहाँ बताए गए हैं ये एग्जाम्पल्स आपको वहाँ बोर्ड के साथ साथ नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको सिंपल फिशन के बारे में एग्जाम्पल पूछा जाता है, आपसे ट्रांसवर्स फिशन के बारे में एग्जाम्पल पूछा जाता है, आपसे लॉन्गिट्यूडनल फिशन के बारे में एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आपके लिए ये काम के टॉपिक्स हैं दोनों तरह से, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से भी और नीट के पर्पस से भी। तो नोट्स जो आपको हैं वो पीडीएफ फाइल की फॉर्म में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वीडियो के साथ में एक आपको लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बाइनरी फिशन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है वो मल्टीपल फिशन मेथड है। मल्टीपल फिशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर एक पेरेंट सेल के डिवीजन से बहुत सारी नई सेल्स तैयार हो जाती हैं तो ये मल्टीपल फिशन मेथड कहलाएगा। और इस तरह का मेथड जो है अमीबा की कुछ स्पीशीज में देखने को मिलता है। तो मल्टीपल फिशन जो है
कंडीशंस अगर अनफेवरेबल होती हैं, उन कंडीशंस में ये होता है। अब सिंपली मान लीजिए ये एक अमीबा की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो अगर कंडीशंस हाईली अनफेवरेबल हैं, जब आप कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस, हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां, टेम्परेचर सुटेबल ना रहे, फूड की सप्लाई कम हो जाए, मॉइस्चर कम हो जाए, वाटर कम हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट जाए, ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, खासतौर से उसके रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में अमीबा जैसे, ये नाम याद रखिएगा, अमीबा के अलावा पैरामीशियम के अंदर भी कुछ स्पीशीज में मल्टीपल फिशन होता है। तो अमीबा जैसे प्रोटोजोन्स में जो उनकी सेल है, पहले वो न्यूक्लियर डिवीजन करती है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसमें पहले बनते हैं। तो ये न्यूक्लियाई बनेंगे, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, और उसके बाद इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसके इकट्ठा होने के बाद ये साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है, और उसके डिवीजन से जो है वो छोटे छोटे इस तरह के सेगमेंट बनते हैं, और आगे चलकर ये जो सेगमेंट्स हैं ये इंडिविजुअल अमीबा की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। आगे चलकर ये जितने यहाँ पर न्यूक्लियाई बने थे उनसे उतने ही अमीबा आगे चलकर डेवलप हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल फिशन जो है उसमें एक पेरेंट सेल के डिवीजन से डेफिनेटली बहुत सारे नए इंडिविजुअल बनते हैं, जो डेफिनेटली 2 से बहुत ज़्यादा होते हैं। अमीबा के अलावा ये मेथड, एक और नाम है आपके लिए यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। इसमें भी ये मेथड बहुत कॉमनली पाया जाता है। आप में से अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छा है, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा अपडेट है बायोलॉजी में कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। ये एक ऐसा प्रोटोजोन है जो हमारी बॉडी में मलेरिया फीवर कॉज करता है, और मॉस्किटो जो है वो इसका वेक्टर है, इसका एजेंट है जो ट्रांसमिट करता है इसको फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। और डेफिनेटली प्लाज्मोडियम जो है वो कॉजल एजेंट है मलेरिया का। तो मल्टीपल फिशन में एक पेरेंट से बहुत सारे इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं, और ये बाइनरी फिशन से थोड़ा ज़्यादा एडवांस मेथड माना जाता है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। इसके अलावा एक और मेथड है जैम्यूल फॉर्मेशन। ये जैम्यूल फॉर्मेशन मेथड जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, लेकिन ये आपको मेनली इस फाइलम के मेंबर्स में मिलेगा। फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में। जानते हैं क्या होता है पॉरीफेरा फाइलम? पॉरीफेरा फाइलम ऐसे लोअर एनिमल्स का फाइलम है जिसके मेंबर्स आम तौर पर स्पंजेस कहलाते हैं। अगर आपको याद हो, आपने जो स्पंजेस पढ़े थे, कौन से स्पंज पढ़े थे आपने साइकॉन पढ़ा है, आपने ल्यूकोसोलेनिया पढ़ा है। ये सबसे कॉमन टाइप के स्पंजेस आपने जो हैं वो पढ़े हैं, जो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और सी वाटर में भी हो सकते हैं। इन्हीं स्पंजेस की बॉडी में खास तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें आर्कियोसाइट्स कहते हैं। जानते हैं आर्कियोसाइट्स की खास कैरेक्टर या खास फीचर क्या है? दीज सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग होल बॉडी ऑफ स्पंजेस। यानी कि अगर एक आर्कियोसाइट मौजूद है कहीं पर तो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को लगातार डिवाइड करके एक पूरी बॉडी फॉर्म कर सकती है स्पंज की। ये कैपेसिटी कहलाती है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। तो ये टोटीपोटेंट सेल्स हैं आर्कियोसाइट्स, और अगर कहीं पर ये आर्कियोसाइट्स इकट्ठा हों और इनके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो और उसमें बहुत सारा फूड मटेरियल भी साथ में स्टोर हो जाए, तो वो जो एक स्ट्रक्चर तैयार होगा वो एक ऐसा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो बॉडी में बनता है, और जब बॉडी से रिलीज हो जाता है तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन वो जर्मिनेट करके एक नई स्पंज बॉडी बना सकता है। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जैम्यूल कहते हैं। तो जिसको आप जैम्यूल कह रहे हैं, एक्चुअली इसमें एक इस तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ में बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं।
ये स्ट्रक्चर्स स्पाइक्यूल्स कहलाते हैं। और ऐसे स्पाइक्यूल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं और आउटर सरफेस भी बनाते हैं। तो ये ऐसे स्पाइक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे इसकी सरफेस पर होंगे। और इसके साथ साथ जो ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप जैम्यूल्स कह रहे हैं, उनके अंदर जो है वो बहुत सारी ये इसकी इनर कैविटी है और इस इनर कैविटी के अंदर जो है वो बहुत सारी आर्कियोसाइट्स, इस तरह से ये आर्कियोसाइट्स नाम की सेल्स हैं जो अंदर इसके फिल्ड रहती हैं। और ये जिनको आप स्पाइक्यूल्स कह रहे हैं वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे काफ़ी सारे फॉर द प्रोटेक्शन। और ये सब जो है वो आर्कियोसाइट्स हैं। तो आर्कियोसाइट्स आर टोटीपोटेंट सेल्स विच आर केपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू स्पंज बॉडी। तो ये टोटीपोटेंट सेल्स आर्कियोसाइट्स के एक्यूमुलेशन से और उसके साथ साथ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और स्पाइक्यूल्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से ये पूरा एक जैम्यूल बनता है। ये आर्कियोसाइट्स हैं और आर्कियोसाइट्स के साथ में ये स्पाइक्यूल्स हैं। तो ये एक जैम्यूल है, ये स्पंजेस की बॉडी के अंदर बनेगा और जब वहाँ से रिलीज हो जाता है तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये जर्मिनेट करके एक नई स्पंज बॉडी बना सकता है। तो जैम्यूल फॉर्मेशन, उसको जैम्यूलेशन भी कहते हैं। ये एक कॉमन मेथड है अमंग मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा और उसमें साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया जैसे नाम याद रखिएगा जो सबसे कॉमन स्पंजेस हैं फाइलम पॉरीफेरा में। एक और मेथड है, उसका नाम शायद आपने सुना है, बडिंग। बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन क्या है? सपोज कर लीजिए ये एक बॉडी है किसी लोअर ऑर्गेनिज्म की। ये बडिंग वैसे स्पंजेस में भी होती है, हाइड्रा में ज़्यादा कॉमन है जो कि सीलेंट्रेटा का मेंबर है। और इसमें कहीं एक सरफेस पर इस तरह की आउटग्रोथ बनना शुरू हुई, आगे चलकर ये आउटग्रोथ अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो कराती है और इसके अल्टीमेटली तेज़ी से ग्रो कराने पर इसका जो बेस वाला हिस्सा है वो इस पेरेंट बॉडी से छोटा होता जाता है, बेस वाला हिस्सा, और उसका कनेक्शन अपनी पेरेंट बॉडी से ख़त्म होता जाता है और अल्टीमेटली ये होता है कि ये अपनी पेरेंट बॉडी से जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है। तो ये जो आउटग्रोथ है इसको कहेंगे बड। और ये बड जब यहाँ से अलग होगी तो ये अपने पेरेंट बॉडी के जैसे ही डेवलप होगी। तो किसी भी बॉडी से एक आउटग्रोथ की फॉर्म में अगर कोई स्ट्रक्चर निकलता है और वो ग्रो करके एक बड की फॉर्म में वहाँ से अलग हो जाता है तो ये मेथड बडिंग कहलाता है। ये बहुत कॉमन मेथड है इन हाइड्रा। इसके अलावा फंगस में यीस्ट एक कॉमन फंगस है, आपने उसका नाम सुना है, एक यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियल फंगस होता है और जिसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बेकरी में, क्योंकि उससे आपको एंजाइम जाइमेस मिलता है जो फर्मेंटेशन का मेन बेस है। और इसके अलावा वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इसके अलावा प्रोटीन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो इसकी बात आगे कभी करेंगे। फ़िलहाल यीस्ट और हाइड्रा ये दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जहाँ पर बडिंग मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और बड जो है वो एक सिंपल आउटग्रोथ होती है विच अराइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी और बाद में वो ग्रो करके यहाँ से डिटैच हो जाती है और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल उससे तैयार होता है। इसके अलावा जो और दूसरे कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकते हैं, उनमें फ्रैगमेंटेशन है। हिंदी में जिन लोगों ने इसको पढ़ा है वो इसको जानते हैं, विखंडन कहते हैं हिंदी में इसको। तो विखंडन या फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो पार्ट्स जो हैं वो आमतौर पर फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं
और उसके बाद हर फ्रेगमेंट जो है या हर सेगमेंट जो है बॉडी का वो आगे चलकर ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक कॉमन मेथड है और ये आपको काफ़ी सारे एल्गी में मिलेगा, स्पाइरोगायरा जैसे एल्गी में मिलेगा आपको। कुछ लोअर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स जैसे हैं कुछ, उनके अंदर भी आपको ये मेथड मिलेगा। सीलेंट्रेटा के कुछ मेंबर्स हैं फाइलम सीलेंट्रेटा के जिन्हें कोरल्स कहते हैं, उनके अंदर भी आपको ये मेथड मिलेगा। तो ये कॉमन मेथड है। इसके अलावा एक मेथड और है रीजनरेशन, हिंदी में इसके लिए शब्द है पुनरुद्भवन। क्या होता है रीजनरेशन? आपने एक चीज़ देखी है, घर में कभी आप वॉल लिजर्ड देखते हैं, छिपकली देखते हैं, तो अक्सर वो अपनी टेल को जो है वो तोड़ देती है, खुद तोड़ दे जानबूझ के, या किसी वजह से उसकी टेल अगर टूट जाती है, या कभी कभी उसके जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, वो अगर कभी टूट जाते हैं तो आप देखिए कुछ समय के बाद उसके उस टूटे हुए लिम या टूटी हुई टेल की जगह पर एक नई टेल या एक नया लिम निकल आता है। तो ये रीजनरेशन है। तो अगर किसी इंडिविजुअल के ब्रोकन बॉडी पार्ट से दोबारा से वो बॉडी पार्ट जो है वो बन जाता है, तो ये रीजनरेशन का मेथड है। उस इंडिविजुअल में रीजनरेशन कैपेसिटी है। हाउस वॉल लिजर्ड में आपको ये बहुत कॉमनली मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये एक नाम याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा। जानते हैं क्या है ये एक फाइलम का नाम है, एकाइनोडर्मेटा। और इस फाइलम का सबसे कॉमन मेंबर जो आपने सुना है वो है स्टारफिश। तो स्टारफिश जो है पेंटागोनल बॉडी होती है उसकी, 5 उसकी बॉडी में आर्म्स होती हैं। तो उसकी आर्म अगर कोई टूट जाती है तो बहुत आसानी से उसकी जगह पर नई आर्म निकल आती है। ये रीजनरेशन है। ये होता इसलिए है क्योंकि उनकी बॉडी में टोटीपोटेंट सेल होती हैं। अभी जिनकी बात हुई थी वो टोटीपोटेंट सेल्स जो हैं बहुत तेज़ी से उसकी बॉडी के उस टूटे हुए पार्ट को जो है वो रीजनरेट कर देती हैं। वो कुछ की बॉडी में इंटरस्टिशियल सेल्स से नाम से होती हैं, कुछ की बॉडी में उनको आर्कियोसाइट्स भी कहते हैं। तो फिलहाल रीजनरेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और याद रखिएगा कि आपके लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टारफिश जो है जिनकी पेंटागोनल 5 आर्म्स वाली बॉडी होती है, उनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत होती है। तो लोअर एनिमल्स के अंदर अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो उनमें बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन, ये सबसे कॉमन मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और मेथड हो सकता है पॉसिबल, वो मेथड स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स का बनना। तो स्पोर्स जो बनते हैं यानी कि इसको आप कहते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, तो स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोर फॉर्म करता है तो ये भी उसका एसेक्सुअल मेथड है, ये भी उसके अंदर एसेक्सुअल मेथड माना जाएगा। और ऐसा आपको मेथड जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स में मिलेगा, ख़ासतौर से फंजाई में, एल्गी में, इनमें आपको ये मेथड मिलेगा। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स ऐसी स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स होती हैं बॉडी की जो जर्मिनेट करने पर नया इंडिविजुअल बनाती हैं। ये कंडीशन मोस्टली फेवरेबल कंडीशन जब होती हैं तब ये कंडीशन रहती है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो स्पोर्स बना रहा है। अब स्पोर्स जो बनेंगे वो बनने के बाद डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो यहाँ पर कोई 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, एक ही पेरेंट स्पोर बना रहा है और उससे नई जनरेशन बन रही है। तो क्या क्या स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है? स्पोर फॉर्मेशन में जू स्पोर्स बन सकते हैं, मोस्टली एल्गी में बनते हैं, कभी कभी फंजाई में बनते हैं। कोनिडिया बन सकते हैं, कोनिडिया मोस्टली फंजाई में बनते हैं। इसके अलावा क्लेमाइडो स्पोर्स बनते हैं। और भी तरह के स्पोर्स हैं, बेसिडियो स्पोर्स जैसे हैं, एकाइनीड्स हैं। एकाइनीड्स बहुत सारी एल्गी में बनते हैं।
ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन जब होती हैं तब जर्मिनेट करते हैं और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बनते हैं और अपने आप को जो है डॉर्मेंट रखते हैं, जर्मिनेट नहीं करते हैं। जब कंडीशंस अच्छी होती हैं तब जर्मिनेट करते हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं। तो जूस्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, एकाइनिड्स, इसके अलावा अप्लैनोस्पोर्स, ये भी एक तरह के स्पोर्स हैं। ये सबसे कॉमन स्पोर्स हैं जो एल्गी और फंजाई जैसे लोअर प्लांट्स में बनते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर प्लांट्स में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर उसके दो मेथड पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो उसका मेथड जो है वो है नेचुरल मेथड और एक मेथड जो है वो आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड जो है उसमें प्लांट बॉडी का कोई पार्ट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है इन फॉर्म ऑफ अ रिप्रोडक्टिव बॉडी और आगे चलकर उससे नया प्लांट तैयार होता है। जैसे हम अगर बात करें राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, रनर, ऑफसेट, सकर, ये सब मॉडिफाइड वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी की और ये आगे चलकर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और ये नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं। तो हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ नेचुरल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और वो स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव बॉडी के फॉर्म में होते हैं, उनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं। और ये जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हायर प्लांट में, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो हायर प्लांट हैं जैसे एंजियोस्पर्म, उनमें ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है? राइजोम इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। आपको जिंजर में, अदरक में ये देखने को मिलेगा। इस पर बिल्कुल क्लियर कट नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं और उसकी सरफेस पर इसके लीव्स होती हैं। हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है बिलो द ग्राउंड सरफेस और बाद में आप इसको ग्रो करा सकते हैं इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। ट्यूबर, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। आपको बहुत कॉमनली ये तो जिंजर में मिलेगा हमें और ये हमें मिलेगा देखने को पोटैटो में। तो पोटैटो जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है और वो ऐसा स्टेम है जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड इकट्ठा हो गया है, तो ये ट्यूबर कहलाता है। बल्ब भी इसी तरह के मॉडिफाइड पार्ट हैं प्लांट बॉडी के, जिनके चारों तरफ आपको लीव्स भी ऑर्गेनाइज मिलेंगी और उसमें अनियन जो है और गार्लिक, ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये भी मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है और ये भी एक तरह के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रनर ग्राउंड सरफेस पर या जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस जो स्टेम मॉडिफाई होकर पाया जाता है और जिस पर आपको खास नोड्स और इंटर नोड्स मिलेंगी, उसके नोड्स वाले अपर पार्ट से आपको ऊपर की तरफ ब्रांचेस मिलेंगी या लीव्स अटैच मिलेंगी और नीचे की तरफ आपको रूट्स अटैच मिलेंगी, वो रनर कहलाते हैं। साइनोडॉन, आपने ये नाम अगर सुना है तो ये कॉमन बॉटनिकल नेम में जीनस का नाम है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। आमतौर पर इसको दूब ग्रास कहते हैं या दूब घास कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है रनर का। ऑफसेट, ये भी एक तरह के मॉडिफाइड रनर हैं और ये आपको मिलेंगे वाटर हाइसिंथ में। वाटर हाइसिंथ क्या है? इकॉर्निया, इकॉर्निया उसका बॉटनिकल नेम है। तो इकॉर्निया जो है क्रिस्पासा उसकी स्पीशीज होती है। ये हिंदी में इसको जलकुंभी कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर हाइसिंथ कहते हैं और जीनस का नाम इकॉर्निया है। ये एक तरह का वीड है। वीड क्या होता है? वीड उन प्लांट्स को कहते हैं जो
नेचुरली ग्रो करते हैं, वाइल्ड प्लांट होते हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है उनको, और हिंदी में इनको खरपतवार कहते हैं। तो इकॉर्निया एक ऐसा वीड है, एक्वेटिक वीड है, जो बाहर से जो गेहूं मंगाया गया था उसके साथ इसके सीड आ गए थे, और अब वो बहुत बड़े स्केल पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, झीलें हैं, उनके अंदर ग्रो करता है और एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तरह का एक्वेटिक वीड है और उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है वाटर बॉडीज़ को, पानी सड़ जाता है, वाटर पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है उनके अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि ये वाटर सरफेस को कवर कर लेता है, ना सनशाइन अंदर जा पाती है, सनलाइट, जिसकी वजह से जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, और ना जो अंदर के जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको प्रॉपर एयर सप्लाई मिलती है, जिससे कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और उनकी डेथ होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे तालाब बहुत बनाए जाते हैं फिशिंग के लिए, और वहाँ पर इकॉर्निया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर तालाब और झीलों को ख़राब करता है। तो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। वाटर हाइसिंथ उसका कॉमन नेम है, और वो एक तरह का ऑफसेट होता है। सकर भी इसी तरह का मॉडिफाइड वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये जो नाम है, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, रनर, ऑफसेट, सकर, ये नेचुरल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अमंग एंजियोस्पर्म्स, और ये मॉडिफाइड प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में डेवलप होते हैं, जिनसे नए इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। ये नेचुरल मेथड है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं, और आर्टिफिशियल मेथड्स में जो सबसे कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, उनमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सबसे कॉमन मेथड है। तो जो आर्टिफिशियल मेथड माने जाते हैं उनमें कटिंग का मेथड है, उनमें लेयरिंग है, उनमें ग्राफ्टिंग है, इस तरह के मेथड्स हैं। कटिंग में तो स्टेम का कोई भी पार्ट जो है नॉर्मली उसको काट के मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं और फिर वहाँ से नया प्लांट डेवलप कर जाता है, ये स्टेम कटिंग मेथड कहलाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि स्टेम कटिंग तभी पॉसिबल होती है जब उस स्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इनफ अमाउंट में हो। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ होते हैं, वो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं जो नए टिश्यूज़ को ओरिजिन देते हैं, दे गिव राइज टू न्यू प्लांट टिश्यूज़, और उनकी वजह से ही नई लीफ बड और नए प्लांट की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो अगर किसी स्टेम पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का इनफ अमाउंट है, उसको काट के आप ज़मीन में लगाते हैं तो डेफिनेटली उससे नया प्लांट बनेगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये एक स्टेम है, अगर आप इसको डायग्राम से पहचान सकें तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें ये आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह के रिंग्स देखने को मिलेंगे, और अपर पार्ट पर उसके जो हैं वो बहुत सारी लीफ का एक पूरा क्राउन है उसका। तो ये एक डेफिनेटली एक प्लांट है। अब आपके लिए जो यहाँ समझने की बात है, ये एक्चुअली स्टेम है शुगर केन का, तो उसमें ये वाला हिस्सा तो नोड कहलाता है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। इन दोनों नोड के बीच में जो आपको इलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है, ये जो इन दोनों के बीच में इलोंगेटेड पार्ट है, ये इंटर नोड है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, नोड जो है उस हिस्से में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं। इंटर नोड का जो रीजन है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत कम होते हैं या ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी शुगर केन स्टेम का इतना हिस्सा काट के और इसको ज़मीन में लगा दें, तो चूँकि इसमें ये नोड वाला पार्ट है, ये नोड वाला पार्ट है, ये नोड वाला पार्ट है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे और इसकी वजह से वहाँ से नया लीफ बर्ड एराइज होंगी और नया प्लांट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इतना हिस्सा काट के लगाया है ज़मीन में, मीन्स ये इतना हिस्सा जिसमें नोड नहीं, ये वाला हिस्सा जो है वो एक्चुअली इंटरनोडल पार्ट है, इंटरनोडल रीजन है। बस इतना हिस्सा आपने काट लिया बीच से और इसको ज़मीन में लगा दिया। तो ये अगर आप इसको मॉइस्ट कंडीशन में रखें, इसको बहुत इनफ अमाउंट में आप फर्टिलाइज़र सब कुछ इसको
अवेलेबल करवाएं, लेकिन फिर भी ये जर्मिनेट करके नया प्लांट नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इंटर नोडल रीजन है और इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, या जिसको मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, वो लैकिंग है, वो नहीं है, और उनके ना होने की वजह से इस पार्ट से नया प्लांट डेवलप नहीं होगा। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इंटरनोडल पार्ट ऑफ अ शुगर केन प्लांट फेल टू प्रोपेगेट इवन इट प्लेस्ड अंडर मॉइस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस। तो वो उसका कारण यही है, उसका रीज़न यही है कि जो इंटरनोडल पार्ट है शुगर केन स्टेम का, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेम नहीं होते हैं, और इसकी वजह से वो नए प्लांट की फॉर्म में डेवलप नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा, स्टेम कटिंग वाला जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, शुगर केन उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेयरिंग एक और मेथड है आर्टिफिशियल, जिसमें किसी भी स्टेम में उसकी ऊपर की एपिडर्मिस को रिमूव करके और उसको ज़मीन में दबा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेल्स, और फिर वो जो आपने पार्ट रिमूव किया था एपिडर्मिस का, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं और वो एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। जैस्मिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जैस्मिन में लेयरिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग, रोज़ जैसे प्लांट में ये बहुत कॉमन मेथड है। एक प्लांट से आपने ब्रांच ली, उसको दूसरे प्लांट की ब्रांच के साथ टाई अप करके और उसको वैक्स से या किसी और तरह से फिक्स करा दिया। अब उस ब्रांच के डेवलप होने पर उसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टर आ जाएंगे और वहाँ पर आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो दोनों प्लांट के कैरेक्टर वाले फ्लावर्स या फ्रूट देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा मेथड है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, उनमें कॉमन मेथड है। और उससे पहले नेचुरल मेथड में आपने देखा तो उसमें राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, ये सब मेथड थे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला जो पार्ट है इस चैप्टर में, उसका हमने डिस्कशन कंप्लीट किया है। आपको जैसे पहले बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पीडीएफ फाइल का एक लिंक है, उसको डाउनलोड करिए। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स हैं वो, आप उनको बोर्ड एग्जाम में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस या तो बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए काम आ सकते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल मेथड को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आज पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपनी बोर्ड प्रिपरेशन में, जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनको, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। और आगे भी हम काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आपको अपने बायोलॉजी वाले पार्ट के क्लास 12 के आपको काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ साथ उनके नोट्स आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में मिलेंगे। जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको भी काफ़ी वीडियोस मिलेंगे देखने को, जिसमें कि आप काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ पाएंगे। तो क्लास 12 के स्टूडेंट भी उन वीडियोस को देखें, उनका रिवीजन होगा क्लास 11 का, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है नीट के एग्ज़ाम में मोर देन 55% जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11 के सिलेबस से आते हैं। तो आप उनको भी देखिए और उनसे भी आप अपना जो पुराना सिलेबस है उसको अपडेट करिए। तो जुड़े रहिए रेहांस बायोलॉजी से, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको।